हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक दौड़ में, जिसकी लेखिका ममता कालिया हैं, ये लघु उपन्यास है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम दौड़ पुस्तक में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो वह अपने ऑफिस में घुसा। शायद इस वक्त बिजली कटौती शुरू हो गई थी। मुख्य मुख्य हाल में आपातकालीन ट्यूबलाइट जल रही थी। वह उसके सहारे अपने कैबिन तक आया। अंधेरे में मेज पर रखे कंप्यूटर की एक बेडों सिलुएट बन रही थी। फोन, इंटरकॉम सब निष्प्राण लग रहे थे। ऐसा लग रहा था संपूर्ण सृष्टि निश्चेष्ट पड़ी है। बिजली के रहते यह छोटा सा कक्ष, उसका साम्राज्य छोटा है। थोड़ी देर में आंख अंधेरे की अभ्यस्त हुई तो मेज पर पड़ा माउस भी नजर आया। वह भी अचल था। पवन को हंसी आ गई। नाम है माउस, चूहा, पर कोई चपलता नहीं। बिजली के बिना यह प्लास्टिक का नन्हा सा खिलौना है बस। बोलो चूहे, कुछ तो करो, चू चू ही सही, उसने कहा। चूहा फिर भी बेजान पड़ा रहा। पवन को यकायक अपना छोटा भाई सघन याद आया। रात में बिस्कुटों की तलाश में वे दोनों रसोई घर में जाते थे। रसोई में नाली के रास्ते बड़े बड़े चूहे दौड़ लगाते रहते। उन्हें बड़ा डर रहता। रसोई का दरवाजा खोलकर बिजली जलाते हुए छोटू लगातार म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें मुंह से निकालता रहता कि चूहे यह समझे रसोई में बिल्ली आ पहुंची है और वे डर कर भाग जाएं। छोटू का जन्म भी मजार योनि का है। पवन ज़्यादा देर स्मृतियों में नहीं रह पाया। यकायक बिजली आ गई। अंधेरे के बाद आंखों को चकाचौंध करती बिजली के साथ ऑफिस में जैसे प्राण लौट आए। दत्तार ने हार्ड प्लेट पर कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया। बाबू भाई जेरॉक्स मशीन में कागज़ लगाने लगे और शिल्पा काबरा अपनी टेबल से उठकर नाचती हुई सी चित्रेश की टेबल तक गई। यू नो हमें नारूलाज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। पवन ने अपनी टेबल पर बैठे बैठे दांत पीसे। यह बेवकूफ़ लड़की हमेशा गलत आदमी से मुखातिब रहती है। इसे क्या पता कि चित्रेश की 24 तारीख को नौकरी से छुट्टी होने वाली। उसने 2 जम्स वेतन वृद्धि मांगे थे। कंपनी ने उसे जम्स आउट करना ही बेहतर समझा। इस समय तलवारें दोनों तरफ की तनी हुई है। चित्रेश को जवाब मिला नहीं, पर उसे इतना अंदाजा है कि मामला कहीं फंस गया है। इसलिए पिछले हफ्ते उसने एशियन पेंट में इंटरव्यू भी दिया था। एशियन पेंट का एरिया मैनेजर पवन को नारूलाज में मिला था। उससे सान मार रहा था कि तुम्हारी कंपनी छोड़कर लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। पवन ने चित्रेश की सिफारिश कर दी थी कि ताकि चित्रेश को जो फ़ायदा होना वह तो हो, उसकी कंपनी के सिर पर से यह सिरदर्द हटे। उससे यह भी खबर हुई कि नारूलाज में रोज 20 सिलेंडर की खपत है। आईओसी अपने एजेंट के जरिए उन पर दबाव बनाए हुए है कि वे साल भर अनुबंध उनसे कर ले। गुर्जर गैस ने भी अर्जी लगा रखी है। उनके एजेंट साय एंड साय अनुबंध पा जाएंगे, पर एक चीज़ पर बात अटकी है। कई बार उनके यहाँ माल की सप्लाई ठप पड़ जाती है, बल्कि सेक्टर के 100 पचड़े। कभी कर्मचारियों की हड़ताल तो कभी चालकों की शर्तें। इनके मुकाबले गुर्जर गैस में मांग और आपूर्ति के बीच ऐसा संतुलन रहता है कि उनका दावा है कि उनका प्रतिष्ठान संतुष्ट उपभोक्ताओं का संसार है। पवन पांडे को इस नए शहर और अपनी नई नौकरी पर नाज हो आया था। अब देखिए, बिजली 4 बजे गई, ठीक 4:30 बजे आ गई। पूरे शहर को टाइम जोन में बांट दिया गया। सिर्फ आधा घंटे के लिए बिजली गुल की जाती है, फिर अगले जोन में आधा घंटा। इस तरह किसी भी क्षेत्र पर जोर नहीं पड़ता। नहीं तो पूरे शहर यानी इलाहाबाद में तो यह आलम था कि अगर बिजली चली गई तो 2-3 दिन तक आने का नाम ही ना ले। बिजली जाते ही छोटू कहता, भैया ट्रांसफार दुडिम बोला था। हमने सुना है परीक्षा के दिनों में ही शादी ब्याह का मौसम होता है। जैसे ही मोहल्ले की बिजली पर ज़्यादा जोर पड़ता बिजली फैल हो जाती। पवन झुंझलाता, माँ अभी 3 चैप्टर बाकी है, कैसे पढ़ूँ? माँ उसकी टेबल के चारों कोनों पर मोमबत्तियाँ जलाकर लगा देती थी और बीच में रख देती थी उसकी किताब। नए अनुभव की उत्तेजना में पवन बिजली जाने पर और भी अच्छी तरह पढ़ाई कर डालता था। छोटू इसी बहाने बिजली घर के 4 चक्कर लगाया आता था। उसे छुटपन से बाजार घूमने का चस्का था। घर का फुटकर सौदा लाते, पोस्ट ऑफिस, बिजली घर के चक्कर लगाते लगाते यह शौक अब लत में बदल गया था। परीक्षा के दिनों में भी वह कभी नई पेंसिल खरीदने के बहाने तो कभी यूनिफॉर्म इस्त्री करवाने के बहाने घर से गायब रहता।
जाते हुए कहता, हम अभी आते हैं। लेकिन इससे यह न पता चलता कि हजरत साहब कहाँ जा रहे हैं। जैसे मराठी में घर से जाते हुए मेहमान यह नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ, वह कहता मी येतो, अर्थात मैं आता हूँ। यहाँ गुजरात में और भी सुंदर रिवाज है। घर से मेहमान विदा लेता है तो मेजबान कहते हैं आओ जो, फिर आना। यह ठीक है कि पवन घर से 1800 किलोमीटर दूर आ गया है, पर एमबीए के बाद कहीं ना कहीं उसे जाना ही था। उसके माता पिता अवश्य चाहते थे कि वह वहीं उनके पास रहकर नौकरी करे, पर उसने कहा यहाँ मेरे लायक सर्विस कहाँ है। यह तो बेरोजगारी का शहर है, ज़्यादा से ज़्यादा नूरानी तेल की मार्केटिंग मिल जाएगी। माँ बाप समझ गए थे कि उनका शिखर चुंबी बेटा कहीं और बसेगा। फिर यह नौकरी पूरी तरह से पवन ने स्वयं ढूंढी थी। एमबीए अंतिम वर्ष की जनवरी में जो 4-5 कंपनियां उसके संस्थान में आई थी, उनमें भाईलाल भी थे। पवन पहले दिन इंटरव्यू में ही चुन लिया गया था। भाईलाल कंपनी ने उसे अपनी एलपीजी यूनिट में प्रशिक्षु सहायक मैनेजर बना लिया। संस्थान का नियम था कि अगर एक इंटरव्यू में छात्र का चयन हो जाए तो वह बाकी के 3 नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा छात्र लाभान्वित हो रहे थे और कैंपस पर परस्पर स्पर्धा घटी थी। पवन को बाद में यही अफसोस हो रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके संस्थान में विप्रो, एप्पल और बीपीसीएल जैसी कंपनियां भी आई थी। फिलहाल उसे यहाँ कोई शिकायत नहीं थी। अपने अन्य कामयाब साथियों की तरह उसने सोच रखा था कि अगर साल बीतते ना बीतते उसे पद और वेतन में उच्चतर ग्रेड नहीं दिया गया तो वह कंपनी छोड़ देगा। सीपी रोड चौराहे पर उसने देखा सामने में शरद जैन जा रहा है। यह एक इत्तेफाक ही था कि वे दोनों इलाहाबाद में स्कूल में साथ पढ़े थे। अब दोनों को अहमदाबाद में नौकरी मिली। बीच में 2 साल शरद ने आईएएस की मारीचिका में नष्ट किए, फिर कैट देकर सीधे आईआईएम अहमदाबाद में दाखिल हो गया। तो उसने शरद को रोका, कहा यार पिज्ज़ा हट चलते हैं, भूख लग रही है। वे दोनों पिज्ज़ा हट में जा बैठे। पिज्ज़ा हट हमेशा की तरह लड़के लड़कियों से गुलजार था। पवन ने कूपन दिए और काउंटर पर दे दिए। शरद ने सकुचाते हुए कहा, मैं तो जैन पिज्ज़ा लूँगा। तुम जो चाहे खाओ, रहे तुम वही के वही साले। पिज्ज़ा खाते हुए भी जैनिज्म नहीं छोड़ोगे। अहमदाबाद में हर जगह मेन्यू कार्ड में बाकायदा जैन व्यंजन शामिल रहते हैं, जैसे जैन पिज्ज़ा, जैन ऑमलेट, जैन बर्गर। पवन खाने के मामले में उन्मुक्त था। उसका मानना था कि हर व्यंजन की एक खासियत होती है, उसे उसी अंदाज में खाया जाना चाहिए। उसने संशोधन से चिढ़ थी। मेन्यू कार्ड में जैन पिज्ज़ा के आगे उसमें पड़ने वाली चीज़ों का खुलासा भी दिया था। टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, तीखी मिर्च, तीखी चटनी। शरद ने कहा, कोई खास फर्क तो नहीं है, सिर्फ चिकन की 4-5 कतरन उससे नहीं होगी और क्या। सारी लज्जत तो उन कतरनों की ही है यार। पवन हंसा। मैंने 1-2 बार कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। रात भर लगता रहा जैसे पेट में मुर्गा बोल रहा, कुकड़ू। तुम्ही जैसों ने से महात्मा गांधी आज भी सांसें ले रहा। उनके पेट में बकरा में करता था। शरद ने वेटर को बुलाकर पूछा, कौन सा पिज्ज़ा ज़्यादा बिकता है यहाँ? जैन पिज्ज़ा, वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देख लिया, शरद बोला। पवन तुम इसको अप्रिशिएट करो कि 7 समंदर पार की डिश पर पहले हम भारतीकरण करते हैं, फिर खाते हैं। घर में मम्मी बेसन का ऐसा लाजीज आमलेट बनाकर खिलाती है कि अंडा उसके आगे पानी भरे। मैं तो जब से गुजरात आया हूँ बेसन ही खा रहा हूँ। पता है बेसन को यहाँ क्या बोलते हैं? चनेनी लोट। पता नहीं, यह जैन धर्म का प्रभाव था या गांधीवाद का। गुजरात में मांस और अंडे की दुकानें मुश्किल से देखने को में आती थी। हॉस्टल में रहने के कारण पवन के लिए अंडा भोजन का पर्याप्त था, पर यहाँ सिर्फ स्टेशन के आसपास ही अंडा मिलता था। वहीं तली हुई मछली भी गिनी चुनी दुकानों में थी, पर अक्सर मेमनगर स्टेशन से तक आने की और ट्रैफिक में फंसने की उसकी इच्छा न होती थी। तब वह किसी अच्छे रेस्तरां में सामिस मतलब नॉनवेज भोजन कर अपनी तलब पूरी करता। वे अपने पुराने दिन याद करते रहे। दोनों के बीच लड़कपन की बेशुमार बेवकूफ़ियाँ कॉमन थी और पढ़ाई के संघर्ष। पवन ने कहा, पहले दिन जब तुम अहमदाबाद आए तब की बात बताना जरा। तुम कभी अहमदाबाद कहते हो तो कभी अहमदाबाद, यह चक्कर क्या है? ऐसा है अपना गुजराती क्लाइंट अहमदाबाद को अहमदाबाद ही बोलता मांगता, तो अपन भी ऐसे ज बोलने का। मैं कहता हूँ यह एकदम व्यापारी शरत है, 100%। मैं 40 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ उतरा। एक 3 व्हीलर वाले ने पूछा,
IIM चलोगे? किधर बोलने से उसने पूछा। मैंने कहा, भाई वस्त्रापुर में, जहाँ मैनेजरी की पढ़ाई होती है, उस जगह जाना है। तो जानते हो साला क्या बोला? 200 भाड़ा लगेगा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसने कहा, साहब आप उधर से पढ़कर 20,000 की नौकरी पाओगे, मेरे को तो 200 देना। आपको ज़्यादा लगता क्या? तुम्हारा सिर घूम गया था? बाय गॉड, मुझे लगा वह एकदम ठग्गू है, पर जिस भी 3 व्हीलर वाले से मैंने बात की सभी ने यही रेट बताया। मुझे याद आया, शाम को तुमने मुझसे मिलकर सबसे पहले यही बात बताई थी। सच्ची बात तो यह है कि अपने घर और शहर से बाहर आदमी हर रोज एक नया सबक सीखता है। और बताओ, जॉब ठीक चल रहा है? ठीक क्या यार, मैंने कंपनी ही गलत चुन ली। बैनर तो बड़ा अच्छा है, स्टार्टअप भी अच्छा दिया, पर प्रोडक्ट भी देखूं, बूट पॉलिश। हालत यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 10% लोग चमड़े के जूते पहनते हैं, बाकी 90% क्या नंगे पैर फिरते हैं? मजाक नहीं, बाकी लोग चप्पल पहनते हैं या फॉर्म शूज। फॉर्म के जूते कपड़ों की तरह डिटर्जेंट से धुल जाते हैं, और चप्पल चटकाने वाले पॉलिश के बारे में कभी सोचते नहीं। पॉलिश बिके तो कैसे? पवन ने कौतुक से रेस्तोरे में कुछ पैरों की तरफ देखा। अधिकांश पैरों में फॉर्म के मोटे जूते थे, कुछ पैरों में चप्पलें थी। अभी हेड ऑफिस से फैक्स आया है कि माल की अगली खेप भिजवा रहे हैं। अभी पिछला माल बिका नहीं। दुकानदार कहते वे और भी ज़्यादा माल स्टोर नहीं करेंगे, उनके यहाँ जगह की किल्लत है। ऐसे में मेरी सनशाइन शू पॉलिश क्या करे? डीलर को कोई गिफ्ट ऑफर दो तो वह माल निकाले। सबको सनशाइन रखने के लिए वॉल रैक दिए। डीलर्स कमीशन बढ़वाया है, पर मैंने खुद खड़े होकर काउंटर सेल नहीं के बराबर है। मैंने खुद खड़े होकर देखा, काउंटर सेल नहीं के बराबर है। पवन ने सुझाव दिया, कोई रणनीति सोचो, कोई इनामी योजना, हॉलीडे प्रोग्राम। इनामी योजना का सुझाव भेजा है। हमारा टारगेट उपभोक्ता स्कूली विद्यार्थी है, उसकी दिलचस्पी टॉफी या पेन में होती है, हॉलीडे प्रोग्राम में नहीं। हाँ, यह अच्छी योजना है। बाई गार्ड, अगर पब्लिक स्कूलों में चमड़े के जूते पहनने का नियम ना होता तो सारी बूट पॉलिश कंपनियां बंद हो जाती। इन्हीं के बूते बाटा, कीवी, बिल्ली, सनशाइन सब जिंदा हैं। इस लिहाज से मेरी प्रोडक्ट बढ़िया है। हर सीजन में हर तरह के आदमी को गैस सिलेंडर की ज़रूरत रहती, लेकिन यार जब थोक में प्रोडक्ट निकालनी हो तो यह भी भारी पड़ जाती। पवन उठ खड़ा हुआ, थोड़ी देर और बैठो तो यहाँ डिनर टाइम हो जाएगा। तुम कहाँ खाना खाते हो आजकल? वहीं जहाँ तुमने बताया था, मौसी के। और तुम? मैं भी मौसी के यहाँ खाता हूँ, पर मैंने मौसी बदल ली है। क्यों? वह क्या यार, मौसी कढ़ी और करेले में भी गुड़ डाल देती है, और खाना परोसने वाली उसकी बेटी कुछ ऐसी थी कि झेली नहीं जाती। हमारी वाली मौसी तो बहुत सख्त मिजाज है, खाते वक्त वॉकमैन भी नहीं सुन सकते, बस खाओ और जाओ। यार कुछ भी कहो, अपने शहर का खस्ता समोसा बहुत याद आता है। शहर में जगह जगह महिलाओं ने घरों में खाना खिलाने का प्रबंध कर रखा था। नौकरी पेशा छड़े अविवाहित युवक उनके घर में जाकर खाना खा लेते। रोटी सब्जी दाल और चावल, ना रायता ना चटनी ना सलाद। दर 350 रुपये महीना एक वक्त। इन महिलाओं को मौसी कहा जाता है, भले ही उनकी उम्र 25 हो या 50। रात को 9:30 बजे के बाद खाना नहीं मिलता, तब ये लड़कियां उडुपी भोजनालय में एक मसाला डोसा खाकर सो जाते हैं। इतनी तकलीफ में भी इन युवकों को कोई शिकायत न होती। अपने उद्यम में रहने और जीने का संतोष सबके अंदर है। घर गृहस्थी वाले साथी पूछते, जिंदगी के इस ढंग से कष्ट नहीं होता? होता है कभी कभी, अनुपम कहता। सन 84 से बाहर आया हूँ, पहले पढ़ने की खातिर, अब काम की। कभी कभी छुट्टी के दिन अनुपम लिट्टी चोखा बनाता, बाकी लड़के उसे चिढ़ाते, तुम अनुपम नहीं अनुपमा हो। वह बेलन हाथ में नाचाते हुए कहता, हम अपने लालू अंकल को लिखूंगा। इधर तुम सब बुतरू एक सीधे साधे बिहारी को सताते हो। जब आप अपना शहर छोड़ देते हैं, अपनी शिकायतें भी वहीं छोड़ आते हैं। दूसरे शहर का हर मंजर पुरानी यादों को कुरेदता है। मन कहता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है। हर घर के आगे एक अंदर टाटा सूमो खड़ी है, मारुति 800 क्यों नहीं? तर्क शक्ति ने तय किया जा सकता है कि यह परिवार की ज़रूरत है, आर्थिक हैसियत का परिचय पात्र है, पर यादें हैं कि लौट जाती हैं। सिविल लाइंस, एल्गिन रोड और चैथम लाइंस की सड़कों पर, जहां माचिस की डिब्बियों में जैसे कारें और स्टीयरिंग के पीछे बैठे नमकीन चेहरे तबीयत तरोताज़ा कर जाते हैं। उफ, नए शहर में सब कुछ नया। यहाँ दूध मिलता है पर भैंस नहीं दिखती। कहीं साइकिल की घंटी टनटनाते दूध वाले
नज़र नहीं आते। बड़ी बड़ी सुसज्जित डेयरी साफ है। एयर कंडीशनर यहाँ जहाँ आदमकद चमचमाती स्टील की टंकियों में टोटी से दूध निकलता है। ठंडा पाश्चराइज वही मिलता है, वही दुग्ध, पेड़ा और श्रीखंड। यही हाल तरकारियों का है। हर कॉलोनी के गेट पर सुबह 3-4 घंटे एक ऊंचा ठेला तरकारियों से सजा रहेगा। वह घर घर घूमकर आवाज़ नहीं लगाता। स्त्रियां उसके पास जाएंगी, खरीदार करेंगे। उसके ठेले पर खास और आम तरकारियों का अंबार लगा है। हरी शिमला मिर्च तो लाल और पीली भी है, गोभी है तो ब्रोकोली भी, सलाद की शक्ल का थाई कैबेज भी दिखाई दे जाता है। खास तरकारियों में किसी भी कीमत में 150 से 200 रुपये किलो से कम नहीं है। ये बड़े बड़े टमाटर एक तरफ रखे हैं कि दूर से देखने पर प्लास्टिक की गेंद लगते हैं। ये टमाटर क्यारी में नई प्रयोगशाला में उगाए गए लगते हैं। कीमत 10 रुपये पाव है। टमाटर का आकार इतना बड़ा है कि एक पाव में एक टमाटर ही चढ़ सकता है। 10 रुपये एक टमाटर। हे भगवान, क्या टमाटर भी NRI हो गया है। शिकागो में $1 का एक टमाटर मिलता है। भारत में टमाटर उसी दिशा में बढ़ रहा है। तरकारियां विश्व बाजार की जींस बनती जा रही। इनका भूमंडलीकरण हो रहा है। पवन को याद आता है कि उसके शहर में घूड़े पर टमाटर उग जाता था। किसी ने पका टमाटर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया, वहीं पौधा लहलहा उठा। 2 महीने बीतते ना बीतते उसमें फल लग जाते थे। छोटे छोटे लाल टमाटर रस से टलमल। यहाँ जैसे बड़े बेजान और बनावटी नहीं, असल और खटमिठे। शहर के बाजारों में घूमना पवन, शरद, दीपेंद्र, रोजविंदर और शिल्पा का शौक भी है और दिनचर्या भी। रोजविंदर और प्रदूषण पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कंधे पर पर्स और कैमरा लटकाए कभी वह एलिस ब्रिज के ट्रैफिक जाम के चित्र उतारती तो कभी बाजार में जनरेटर से निकले हुए धुएं का जायजा लेती। दीपेंद्र कहता, रोज तुम्हारी रिपोर्ट में क्या होगा? क्या टेम्पो और जनरेटर धुआं छोड़ना बंद कर देंगे? रोजू सिगरेट का आखिरी कस लेकर उसका टोटा पैर के नीचे कुचलती है। माई फुट, तुम तो मेरे जाप को ही चुनौती दे रहे हो। मेरी कंपनी को इससे मतलब नहीं कि वाहन धुएं के बगैर चले। उसकी योजना है हवा शुद्धिकरण संयंत्र बनाने की। एक हर्बल स्प्रे भी बनाने वाली है। उसे एक बार नाक के पास स्प्रे कर लो तो धुएं का प्रदूषण आपकी सांस के रास्ते नहीं जाता। और जो प्रदूषण आँख और मुंह के रास्ते जाएगा वह तो मुंह बंद रखो और आँख में डालने को आई ड्रॉप ले जाओ। पवन के मुंह से निकल आया, मेरे शहर में प्रदूषण नहीं है। हाँ, पूरे विश्व में प्रदूषण गहरी चिंता का विषय है। और ये पवन कुमार आ रहे हैं सीधे स्वर्ग से कि प्रदूषण नहीं है। तुम इलाहाबाद के बारे में रोमांटिक होना कब छोड़ोगे? रोजू हंसती है। What he means इस वहाँ प्रदूषण कम है। वैसे पवन, मैंने सुना है यूपी में भी अभी भी किचन में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है। तब वहाँ घर के अंदर भी धुआं भर जाता होगा। इलाहाबाद गांव नहीं है, शहर है, कावन टाउन। शिक्षा में उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। शिल्पा काबरा बातचीत को विराम देती है। ठीक है, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा रोमांटिक होने में क्या हर्ज है? पवन कृतज्ञता से शिल्पा को देखता है। उसे यह सोचकर बुरा लगता है कि शिल्पा की गैर मौजूदगी में वे सब उसके बारे में हल्केपन से भूलते हैं। पवन का ही दिया हुआ लतीफ़ा है। शिल्पा काबरा विश्वास नि जोत घरे घरे गुर्जर गैस लवे छय। यह नारा है पवन की कंपनी का। इस संदेश को प्रसारित करने का अनुबंध शिवा कंपनी ने 60 लाख में मिला। उसने भी सड़कें और चौराहे रंग डाले। LPG विभाग में काम करने वालों के हौसले और हसरतें बुलंद है। सबको यकीन है कि वे जल्द ही IOC को गुजरात से खदेड़ देंगे। निदेशक से लेकर डिलीवरी मैन तक में काम के प्रति तन्मयता है। मेमनगर में जहां GGCL का दफ्तर है वह एक खूबसूरत इमारत है, 3 तरफ हरियाली से घिरी। सामने कुछ और खूबसूरत मकान जिनको बरामदे में विशाल झूले लगे हैं। बगल में सेंट जेवियर्स स्कूल है। छुट्टी की घंटी पर जब नीले यूनिफॉर्म पहने छोटे बच्चे स्कूल फाटक से बाहर भीड़ लगाते हैं तो GGCL के लाल सिलेंडरों से भरे लाल वाहन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लाल नीला लाल अटैची में कपड़े, आंखों में सपने, अंतर में आकुलता लिए ना जाने कहां से नौजवान लड़के नौकरी के खातिर इस शहर में आ पहुंचे। बड़ी बड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज में कार्यरत ये नवयुवक सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक अथक परिश्रम करते हैं। एक दफ्तर के 2-3 लड़के मिलकर 3 या 4 हज़ार तक के किराए का फ्लैट ले लेते हैं। सभी बराबर का शेयर करते हैं। किराया, दूध बिल,
टॉयलेट का सामान, लॉन्ड्री का खर्च, इन अनाज, इस अनजान शहर में रम जाना, उनके नौकरी में जम जाने जैसी चुनौती है। हर स्तर पर कहाँ अपने घर में लड़के शहजादों की तरह रहते हैं, कहाँ सारी सुख सुविधाओं से वंचित, घर से इतनी दूर, ये सब सफलता के संघर्ष में लगे हैं। ना इन्हें भोजन की चिंता है, ना आराम की। एक आंख कंप्यूटर पर गड़ाए ये भोजन की रस्म अदा कर लेते हैं और फिर लग जाते हैं कंपनी के व्यापार लक्ष्य सिद्ध करने में। जाहिर है व्यापार का लक्ष्य इतने ऊंचे होते हैं कि सिद्धि का सुख हर एक को हासिल नहीं होता। सिद्धि इस दुनिया में एक 4 पहिया दौड़ है जिसमें स्टीयरिंग आपके हाथ में है, पर बाकी सारे कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। वही तय करेगी आपको किस रफ्तार में दौड़ना है और कब तक। तो दोस्तों ये पार्ट 1 हुआ, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।